अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स भी जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने 10th में देखी हुई है। हर बोर्ड के बच्चे ने ऑलरेडी 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम करा होता है, पर अब आज वाली क्लास में हमें रियलाइज़ होगा कि उसी बातों पे वही सारे फॉर्मूले जो हम जानते हैं, वही सारी अंडरस्टैंडिंग जो हम जानते हैं, उस पर हमें एग्जामिनर एक्चुअली कितने तरीक़ों से ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब आज वाली क्लास में क्या करेंगे कि जो हम पहले से जानते हैं उसी को रिकॉल करेंगे बिल्कुल बहुत तेज़, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है ये बात। प्रोग्रेशंस कंप्लीटली इस टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ द फर्स्ट नेम, दैट इज़ एपी। तो जो पहला नाम है वो क्या है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो इसके बाद आएगा, दैट इज़ जीपी। और बिल्कुल उसके साथ ही अटैच, जो कि स्कूल के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है पर हम करेंगे, दैट इज़ एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो काम की बात है वो ये कि हमने क्या समझना है कि इस पूरे टॉपिक का सेंस क्या है। जैसे ही वो समझ में आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन हमसे बहुत ईजिली हैंडल होंगे। पर शुरू से बिल्कुल राइट मोमेंटम बनाना, जो बातें कही जाए कि इनको ध्यान में रखना, उनको रखना ध्यान में। तो चलो आज वाली क्लास बिल्कुल शुरू करते हैं, पहले उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमने 10th में भी करी हुई है। तो बस एक बार उसको फटाफट रिकॉल करते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन अटैक करना शुरू करेंगे। और अब देखो, अब क्योंकि ये टॉपिक हमें 10th में नोन है, इसलिए पूरी तरह कोशिश करना कि हर सवाल हमसे लॉजिकली अपने आप ब्रेक हो, और अगर कहीं भी ब्लॉक हो तो आगे डिस्कशन में उस बात को नोट करना और उसके बाद हमेशा सही रखना। चलो शुरू करते हैं आज वाली क्लास बिल्कुल बेसिक डिस्कशन के साथ। अब देखो ये नाम, ये अंडरस्टैंडिंग हमें नोन है, हमें क्लैरिटी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई ऐसे की सीरीज है जिसमें कि हर नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करते हैं पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करा के, बार बार एक फिक्स नंबर ऐड कराते जाते हैं। तो पहली टर्म अगर मान लो उसकी अगर ए है, जो फिक्स टर्म हम बार बार ऐड कराते हैं वो उसका नाम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्यों होता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि नोट करो हमें क्लैरिटी है कि अगर पहली टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी है, उसकी नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d है एंड सो ऑन। तो हमें दिखता है कि किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो वो सेम है, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज कॉमन, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो बिल्कुल सीरीज कैसे की होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो अब ये नाम हम जानते थे पहले से, जो कि अगर सोचो तो हमें लॉजिकली भी समझ में आता है कि सिंपली अगर सोचो सेकेंड टर्म को निकालने के लिए हमने कितने डी ऐड करे, 1d, थर्ड टर्म के लिए 2d ऐड करे, तो nth टर्म के लिए कितने डी ऐड होंगे, n-1 इंटू डी। तो सिंपली इसका tn हम जानते हैं, ये बात हमें पहले से नोन है कि दिस इज व्हाट, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इन क्वेश्चंस में जो 10th में भी बोला होता है और जो +1 वाली क्लास में सुनोगे और जो कंपटीशन के लिए भी याद रखोगे, वो ये कि एक बिल्कुल सेंस पकड़ना कि प्रोग्रेशंस कंप्लीटली एपी, जीपी, एचपी सारे का सारा ये एक्चुअली एक कंसेप्चुअल टॉपिक है अलग तरीके से। तो इसमें वो हमें कैसे ब्लॉक करेंगे एग्जामिनर, इसमें हमें वो ब्लॉक करेंगे प्रोसेस में। मतलब हम लोग टेम्प्ट होंगे, याद रखना ये बात, और इस बात को बिल्कुल ना भूलना इस पूरे टॉपिक में। इन क्वेश्चंस में हम लोग टेम्प्ट होंगे कि जो तरीका हम लगाएं वो लेंथी हो, तो हमने अपने आप को उसी बात से रोकना है। हमने अपने आप को इस बात के लिए प्रोसेस करना शुरू करना है कि अगर हमें लगता है कि हमारा मेथड बहुत लेंथी है तो हमने देखना है कि हम लोग कहाँ पे ब्लॉक हुए, क्योंकि हम लोग जब सॉल्यूशंस की इन सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत ईजी रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो उस पर फोकस करना पूरी तरह। तो चलो अब ये tn हम जानते हैं, तो इन क्वेश्चंस में हमेशा मेरा बेसिक फोकस क्या होता है कि अगर हमें और कुछ ना गिवन हो तो बिल्कुल रूट्स पे पहुंचो। रूट्स क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो मेरा हमेशा इन क्वेश्चंस में ऐसे दिमाग काम करेगा इन जनरल कि या तो अगर मान लो कि और कुछ ना गिवन हो तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालने की करो, या फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में रिलेशन बनाने की करो। तो इन सारे क्वेश्चंस का इन जनरल जो बेसिस होता है वो यहाँ से ओरिजिनेटेड है। कैसे, इस बात के पता होने के बाद डायरेक्टली अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। अब उसमें उनकी डिस्कशन से हमारी समझ बढ़नी शुरू होगी। तो अब ये इजीली पहला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस बात शुरू करने के लिए। हमें किसी ने दिया कि एक एपी की 6 टर्म हमें गिवन है कि 19 है, 17 टर्म हमें गिवन है कि 41 है, हमसे कहा गया कि उसकी 48 टर्म बना दो। तो अब बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ों पे ले आते हैं, और इसकी जड़ क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमने सिंपली 6 टर्म को एक्सप्रेस करा विच इज़ व्हाट, a प्लस 5d, और हमने जो 17th टर्म गिवन थी उसको भी एक्सप्रेस करा a प्लस 16d।
जैसे ही हमने ये करा, अब हमें क्लैरिटी है, हमने ए और डी निकालना है, दोनों को सबट्रैक्ट करा, हमारे पास डी आ गया, उसकी वैल्यू फिल करके ए आ गया। तो जैसे ही एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, हमने क्वेश्चन क्रैक कर दिया। तो उसका बेसिक सा वर्जन था A40 कितना आ गया 87, और ये बिल्कुल राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो, बस अभी राइट मोमेंटम बनाना है। हमें किसी ने दिया कि कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए कितना है 4, कॉमन डिफरेंस सबट्रैक्ट करके निकाला 5। हमसे पूछा गया कि इस एपी की कौन सी भी टर्म 124 है, तो हमें लिखना आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए नोन था, डी नोन था, और हमें टी एन भी नोन था विच वॉज 124। सिंपली वहाँ से हमने एन निकाल दिया, दैट वॉज 25। तो ये भी बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट करो, अभी केवल 10th वाले बेसिक क्वेश्चंस रिकॉल कर रहे हैं, पर वो राइट करो। हमें गिवन है कि एक एपी में T90 है, मतलब a प्लस 8d 0 है। T29 वो उसका मतलब क्या बना, a प्लस 28d को हमने प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ T19 है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि a और d के बीच में कनेक्शन आ गया, और हमने ये बात सुनी थी कि हर बार ऐसा ही होगा इन जनरल। कई अच्छे क्वेश्चंस में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी, पर यही थ्योरी है। अब देखो इस टॉपिक में जो हमें 10th से पता है वही थ्योरी है, पर क्वेश्चंस IIT तक आए हुए हैं, तो ग्रेजुअली क्वेश्चंस का लेवल इंटरेस्टिंग होता जाएगा, टफ कभी नहीं होगा। लॉजिकली बस हम लोग ज़्यादा फाइट पे आ जाएंगे, और वही मज़ेदार काम है। पर चलो अभी पहले ये देखते हैं। तो इसमें T29 कितना बन गया है, a प्लस 28d। a हम जानते थे माइनस 9d, तो ये बन गया 20d। बिल्कुल ऐसे T19 बनाया हमने, वो आ रहा है 10d। तो हमें दिखा कि T19 का डबल कितना है 20d, और वो इसके बराबर है। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था। टी एम प्लस एन का मतलब क्या हुआ, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एम माइनस एन का मतलब क्या बना, a प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों को हमने ऐड करा, एग्जैक्टली हमें देखा। अब देखो कैलकुलेशंस को ही फास्ट करना वही टास्क है कि हम अपनी कैलकुलेशंस को तेज से तेज कैसे करें। तो बाकी बच्चों की तरह ब्लॉक नहीं होना। हमें दिखता है कि इन दोनों को ऐड करते ही 2a आ गया। इन दोनों में से d अगर हम कॉमन ले लें तो सिंपली n और n कैंसिल हो रहा है, ये सिंपली 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 बन गया, विच इज़ 2 कॉमन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और डायरेक्टली दिखा कि ये तो 2 टाइम्स ऑफ tm बन गया। तो ये सारे क्वेश्चंस 10th में चाहे हमने आराम आराम से करे, कोई ट्रबल नहीं। अब हमारा विजन होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को करने का राइट टाइम 10 सेकेंड्स है। अगर अभी टाइम लगता है कोई ट्रबल नहीं, पर इसमें ग्रेजुअली हम बहुत तेज़ होने शुरू हो जाएंगे लिख लिख के करने में। इस टॉपिक में कैलकुलेशंस में अपने आप को फास्ट करने का हमें मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो उसको सुनना भी और उसको एग्जीक्यूट भी करना जैसे बताया जाए। अब नेक्स्ट करो, अभी आज वाली क्लास में मेन टास्क ही एक्चुअली करे हुए काम को बस रिकॉल करना है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस की कैटेगरी चेंज करेगी तो हम लोग बिल्कुल नए चैलेंजेस फेस करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा करा हुआ था, हमने 10th में ये क्वेश्चन, ये वैरायटी एग्जैक्टली फेस करी होती है। तो इसके लॉजिक को समझना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमें किसी ने कहा कि किसी एपी की पीएथ क्यूएथ और आर टर्म्स जो हैं वो ए बी और सी हैं, ये देके कहा कि ये प्रूव कर दो। तो अब हमें क्लैरिटी है कि एपी वाले क्वेश्चन में एंटर करने के लिए सबसे क्लियर टेक्निक क्या है कि उस सवाल को याद रखना। एपी वाले सवाल में घुसने के लिए सबसे क्लियर टेक्निक क्या है कि उसको पूरी तरह लेके जाओ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की स्टोरी में। क्या सुना हमने कि उसको पूरी तरह लेके जाओ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की स्टोरी में। अब देखो इस बात का मतलब क्या बना, हमें क्लैरिटी है कि जो ए है वो अगर किसी एपी की पीएथ टर्म है तो सिंपली हमने फर्स्ट टर्म उस एपी का मान लिया कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस मान लिया कैपिटल डी। तो अब ऐसे ही ए, ऐसे ही बी और ऐसे ही सी को रिप्रेजेंट करने पे हम इस क्वेश्चन में एंटर कर गए। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था कि वी हैड नथिंग टू क्वांटिफाई, हमारे पास कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं था। तो एपी वाले सवालों में एंटर करने के लिए, इनफैक्ट प्रोग्रेशंस में एंटर करने के लिए ये बड़ा क्लियर गेट है कि बिल्कुल बेस से पकड़ो। तो इसका बेस क्या था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जैसे ही हमने ये क्रिएट करा हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे, अब हमें क्लैरिटी है कि सिंपली यहाँ पे जो a माइनस बी है या जो b माइनस सी या c माइनस ए, सिंपली वो हमारी नॉन फॉर्मेट में टर्म ही बन गई। तो ये क्या बन गया, सिंपली p माइनस क्यू, एक्चुअली हमने वैल्यू निकाल ली और ऐसे ही बाकी सबकी वैल्यू निकाल ली और यहाँ फिल कर दी। तो टर्म सारी कैंसिल हो गई और आंसर डायरेक्टली 0 आ गया। पर अब इसी को बोलने में अगर मान लो किसी बच्चे ने अगर ऐसे नहीं करा, मान लो उसको नहीं क्लिक करा कि मैं q माइनस आर बना सकता हूँ, वैसे दिख रहा था, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो मैं दिखता है कि q माइनस आर इंटू डी बन जाता b माइनस सी। तो वहाँ से q माइनस आर आ जाता a b माइनस सी अपॉन डी। पर अगर मान लो नहीं क्लिक करा तो होता क्या है कि हम लोगों ने जब कभी 10th में जब काम करा होता है
तो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक नहीं बताई गई होती। वो पॉइंट क्या है कि हमने क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करते समय भी अपनी स्पीड बढ़ानी है। अब इसी सवाल में अगर मान लो कि हम ये पूरी टर्म लिख देते हैं, a इंटू मान लो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस a वॉज दिस, मान लो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई कर रहा है q माइनस आर के साथ, प्लस a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई कर रहा है r माइनस पी के साथ। ऐसे ही लास्ट टर्म। तो अब होता क्या है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पूरी टर्म एक्सपांड कर दो, फिर कंफ्यूज होते रहो। अब हमने उस रूट पे बिल्कुल नहीं जाना। अब इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि अगर हमने ये एक्सप्रेशन बना ली तो हमारी इस पूरे टॉपिक में जो मेन अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो एक्चुअली बनेगी ही कैलकुलेशंस को बेस बना के। याद रखना ये बात, हमने बिल्कुल सवाल में सोचना है कि फैला के नहीं करेंगे। तो अब नोटिस करो कि अगर मैं सारी ए वाली टर्म्स को केवल जोड़ूं, यहाँ से ए वाली टर्म के साथ क्या आता है, एक्सपैंड नहीं करना, क्या बनेगा क्यू माइनस आर। नेक्स्ट वाले से क्या बनेगा ए इंटू आर माइनस पी, उसके अगले वाले से क्या बनेगा पी माइनस क्यू। तो हमें दिखता है कि ए वाली टर्म का जो कोफिशिएंट बना वो 1 सेकंड में 0 आ गया, तो उसको हम लिखते ही ना। डी वाली टर्म के साथ क्या आता, यहाँ पे p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे नेक्स्ट वाले से q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और d के साथ, और लास्ट वाले में r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो ऐसे नोटिस करने की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। जब हमने 10th में यही क्वेश्चंस करे होते हैं तो हम बिल्कुल आराम से उनको करते हैं, पूरी टर्म एक्सपैंड करके बारी बारी कैंसिल करके। अब वैसे नहीं करना, नहीं तो फिर हम लोग बिल्कुल कैलकुलेशंस में ब्लॉक होते रहेंगे। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी नोटिस करा। तो अब हमें दिखता है कि ये p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर क्या बन गया, सिंपली r माइनस क्यू, यहाँ से p माइनस आर और यहाँ से q माइनस आर, q माइनस पी, सारे कैंसिल हो गए। अब p वाले टर्म्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, q को इसके साथ और r को इसके साथ, तो ये भी कैंसिल होके 0 आ जाता। तो इसी क्वेश्चन में अगर हमने मान लो a, b और c की वैल्यू डाल के भी करा होता तो भी हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट था, पर हमें दोनों तरीके से स्पीड पे बोलना आना चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो ये पॉइंट हम पहले से जानते हैं, पर बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमें कभी कोई कहे कि 3 नंबर्स अगर हमने एपी में लेने हैं तो हमें क्लैरिटी है कि हम a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लेते हैं। ऐसे ही कभी अगर हमने 4 नंबर्स एपी में लेने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। बिल्कुल ऐसे ही 5 नंबर्स के लिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये बात हम जानते हैं, पर अकेली नोटिस करने वाली बात क्या है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर हम 3 नंबर्स, अगर हमने 3 नंबर्स अगर एपी में लेने हैं और अगर मान लो कि मैंने a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले लिया तो है वो भी करेक्ट। ये लेने का बेनिफिट क्या होता है कि इससे बस हमारी कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली शायद फास्ट हो जाएं। तो इसलिए केवल ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएं। और इस केस में, सेकंड वाले केस में क्लियरली नोट करो कि जब 4 नंबर्स एपी में लिए, देखो पहले वाले केस में कॉमन डिफरेंस कितना है d, सेकंड वाले केस में याद रखना, और इसको हम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2d। देखो नोटिस करो, इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। आईआईटी में बहुत साल पहले उन्होंने इस बात पे भी क्वेश्चन डाला था, सब्जेक्टिव पेपर में आया था, और लोग क्यों ब्लॉक हो गए, क्योंकि उनकी इतनी सी विजुअलाइजेशन नहीं बनी होती। तो हमारा कॉमन डिफरेंस d नहीं है, हमारा कॉमन डिफरेंस डिपेंड करता है कि हमने टर्म्स क्या ली। तो इस केस में जो हमने टर्म्स ली, अगर ये ली तो हमें दिखता है कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2d। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है, हमें दिख रहा है d। डिफरेंसेस कितने कितने हैं डायरेक्टली टर्म्स के बीच में, dd का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। तो चलो अब इसी बात को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे। अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल पैटर्न था और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। किसी ने बोला कि 3 नंबर्स एपी में लो, पूरी तरह कैलकुलेशंस का रोल था, कोई ट्रिक नहीं। सिंपली हमने क्या ले लिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। हमें गिवन है कि तीनों का जो सम है वो 27 है। देखो ओरली करना शुरू करो, 3a कितना आ गया 27, a आ गया 9, तो हमारे पास नंबर्स तो आ गए, a माइनस डी, 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी। तीनों के स्क्वायर्स का सम करा, एक्सपैंड कर दिया, डायरेक्टली अपने पास d स्क्वायर आ गया, वो d आ गया प्लस माइनस 4, नंबर्स आ गए 5, 9, 13। अगर माइनस लो तो यही नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाते, पर एक ही बात है। तो सेंस क्या है कि हम लोग का लॉजिक बिल्कुल राइट हो। चलो अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
अब हमें 4 नंबर्स गिवन है एपी में, हमें क्लियरिटी है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। चारों का सम कितना 24, a आ गया 6, a हमने ऑब्टेन करा। अब सिंपली हमें गिवन है कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 945। तो अब हमें दिखता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। a हम जानते हैं पहले से, d स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक से हमने d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, वो या तो √39 या +-1। पर हमें नंबर्स गिवन थे शुरू में कि नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो इसलिए d कितना बना इस केस में +-1, और कॉमन डिफरेंस कितना आया 2d। कॉमन डिफरेंस नोटिस करना है, इस केस में 2d था, तो इसलिए नंबर्स क्या बने 3, 5, 7 और 9। अब नेक्स्ट करो। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें किसी ने ये सीरीज दे के कहा कि x बता दो, तो हमें दिखता है कि जो x है वो एक्चुअली इस AP की लास्ट टर्म है। तो अब हमें ट्रबल क्या आ रही है, हमें ट्रबल आ रही है कि इस AP का हमें ये तो पता ही नहीं कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पर उन्होंने हमें इस AP का सम दे दिया, वो कितना गिवन है 148। तो अब हमने एक बात सोची कि जो x है, अगर हम एज्यूम कर लें कि सिंपली जो x है वो एक्चुअली इस AP का nth टर्म है, इसका tn है, तो एक AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला तो हमें आता है, सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। a हमें नोन था दैट वाज 1, d हमें नोन था दैट वाज 5, सम भी हमें नोन था दैट वाज 148। सिंपली हमने वैल्यूज फिल करी, n में बन गई इजी सी क्वाड्रेटिक, वहां से हमने n निकाल दिया, फ्रैक्शन होगा नहीं n, तो n आ गया 8। तो n अगर 8 आ गया तो n क्या था एक्चुअली इसका लास्ट टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो उसका नंबर था वो, तो जो x है दैट वाज व्हाट tn। तो x एक्चुअली सिंपली क्या बना इस सवाल में t8, तो हमने सिंपली अब t8 निकालना था, दैट वाज व्हाट 36, सिंपली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लॉजिक देखो, अब इसी बात को बोलने का अलग अलग बच्चे का तरीका एक्चुअली अलग अलग हो सकता है, पर सेंस एग्जैक्टली ऐसे का होना चाहिए। तो ये सब बहुत बेसिक, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पर हमें ये बात पता होनी चाहिए बिल्कुल सही। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली अकेला स्किल क्या था और इस बात को समझना बहुत काम की बात है, जो कि इस क्वेश्चन के बीच में थोड़ा हमारा रिदम बेटर करेगी। हमें किसी ने दिया कि एक AP के m टर्म्स का जो सम है वो n है और n टर्म्स का जो सम है वो m है, तो हमने सिंपल बिल्कुल टर्म बना ली। सबसे पहले हम यहाँ तक तो आ गए। अब अगर हम कोई और डिस्कशन ना करें, अब याद रखना ये बात ना, इस बात को नोटिस करना शुरू करना ग्रेजुअली, मतलब इस क्वेश्चन में अगर रह भी गए तो कोई ट्रबल नहीं, पर बहुत काम की बात है इसको सुनना। अगर इस वाले सवाल में हमसे पूछा गया कि m प्लस n टर्म्स का सम बता दो, तो हमसे m प्लस n टर्म्स का सम पूछा गया, तो जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करोगे ना तो एक नई बात सुनना शुरू करना। IIT में अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या है कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो, तो जो क्वेश्चंस वो वहाँ पे डालते हैं इन जनरल वो हमें किसी तरीके से प्रोसेस में फंसाने की करते हैं या कंसेप्ट में। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग अगर और कोई डिस्कशन ना करें तो हमारा नॉर्मल लॉजिक क्या कहता कि सिंपली यहाँ पे a और d निकाल लो। बिल्कुल अगर हम लोग और कोई डिस्कशन ना करें तो बिल्कुल पिछले सवालों की तरह हम लोग क्या करते कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन करते, उसके आगे फिर फाइट मार के हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। तो अगर वैसे करते तो गलत नहीं था, है बिल्कुल ठीक, पर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। तो जो हमसे पूछा गया है दैट इज SM प्लस n, वो होता क्या m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे इसका जवाब फाइंड करना है, मुझे a नहीं चाहिए, मुझे d नहीं चाहिए, मुझे इस टर्म का आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ m और n, और वो ये आना चाहिए। तो अब एक बात सोचो, हमने ये टर्म बनाई, अगर हम केवल ये इतनी सी बात ऑब्जर्व करते कि अगर अब हम लोग यहाँ पे इनको सॉल्व करने की बजाय अगर मान लो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, क्यों करते उसको नोटिस करो। अगर हम लोग केवल इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता, तो उसको नोटिस करना, यहाँ पे m आता और यहाँ पे n आता, सब्ट्रैक्ट करने पे सिंपली 2am और यहाँ पे 2an में से हमें दिखता है कि सिंपली 2a कॉमन आ जाता, 2a साथ में m माइनस n, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n, सब्ट्रैक्ट करने पे क्लियरली वो फैक्टराइज हो जाता और m माइनस n ही बाहर कॉमन आ जाता, और उस तरफ भी सिंपली 2 मल्टीप्लाई करके सिंपली -2 टाइम्स ऑफ m माइनस n है, तो m माइनस n एक्चुअली इस पूरी एक्सप्रेशन में से कैंसिल हो रहा था, और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका आंसर बिना और a और d फाइंड करे ही आ रहा था कि दिस इज -2। तो अगर ये -2 आ गया बिना a और d फाइंड करे तो हमें क्लैरिटी है कि हमारा आंसर तो आ गया। तो अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता और ये आया हुआ है
तो इस क्वेश्चन को अगर हम वहाँ पे कंप्लीटली ए और डी फाइंड करके करना शुरू कर देते तो हम एग्जामिनर के ट्रैप में फंस गए। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो हमें क्लैरिटी में ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें एग्जामिनर ने किस तरीके से ट्रैप करना है। वही सवाल है जो सबको पता है, पर सॉल्यूशन को बनाते समय हमने सोचना कैसे है वो स्किल है एक्चुअली। क्वेश्चंस का फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस तो हम लोग हज़ारों सेम करेंगे आईआईटी की प्रिपरेशन में, 2 बच्चे सेम सवाल करेंगे, एक निकलेगा एक नहीं निकलेगा। तो वो डिफरेंस क्या है वो समझ में आना चाहिए कि हमें सवाल को पढ़ के देखना है कि हमें क्या बोला गया निकालने को। वो निकालने को बोला गया तो मुझे ए और डी क्यों निकालना, वो सबसे बेसिक रूट है, हमने सुना था बार बार इस पॉइंट को। तो ये सवाल उसी बात को एक्सप्लेन करता था कि वो क्यों सबसे बेसिक रूट है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि ऐसे सोचना, क्वेश्चन में देखना कि क्या बोला गया बनाने को, वहाँ से सोचना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, इसका पहला पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ m-n टर्म्स। अब जब हमने m-n टर्म्स का सम बनाना है तो हमें क्लैरिटी है कि m-n टर्म्स का सम एक्चुअली क्या बन जाता है, m-n/2 2a प्लस m-n-1 इंटू डी, ये बनती है एक्सप्रेशन। तो इसको बनाने के लिए अब हम लोग ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि अब हमने a और d तो निकाला नहीं। पर अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अब 2a की वैल्यू यहाँ से डाल दूँ, हमने खुद ही बनाया कि 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर है -2k। मान लो 2a की वैल्यू मैं डाल दूँ यहाँ से, तो 2a की वैल्यू यहाँ पे डालते ही ये पूरी एक्सप्रेशन हमें दिखता है कि इन टर्म्स ऑफ d आ गई। तो क्लियर, इसको पूरा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ से हमने d वाली टर्म को एक्सपैंड करके लिखा, d वाली टर्म को एक साथ कॉमन ले लिया और हमारी टर्म ये बन गई। अब अगर बस हमें d मिल जाए, सिंपली -2 कॉमन होके कैंसिल, हमारी टर्म ये बन गई। अगर बस d मिल जाए तो मेरा सवाल इजीली ब्रेक हो जाए। तो इस सवाल में अकेले काम की बात क्या थी कि यहाँ तक टर्म बनाने के बाद अब हमें समझ में आया कि अब की बार मेरा इस वाले पार्ट का आंसर डायरेक्टली नहीं आ रहा, मुझे d चाहिए। देखो a फिर भी नहीं चाहिए, तो अगर d चाहिए तो d तो हम यहाँ पे इजीली ऑब्टेन कर सकते थे बिल्कुल शुरू वाली इक्वेशन से। ये क्या बन जाता 2n/m और ये बन जाता 2m/n, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या हमें दिखता है m-n इंटू डी बराबर आ जाता नोन एक्सप्रेशन के। वहाँ से d निकाला जा सकता था बहुत ईजिली। d की वैल्यू हमने निकाली, सिंपली m+n/mn यहाँ फिल करी और अपने डायरेक्टली हमने अपना आंसर डेवलप कर लिया। तो जो काम की बात थी वो एग्जैक्टली ये थी कि हमें ये टर्म और ये लॉजिक कंप्लीटली सही तरीके से बोलना आ जाए। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। तो इस सवाल में जो ये वाला पार्ट है ये भी वैसे काम का है, पर जो ज़्यादा काम की बात है वो एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग है। इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चंस को इंटेलिजेंटली करना शुरू करना, ये स्किल है। सिलेबस सेम होता है तो लोग क्यों ब्लॉक होते हैं, क्योंकि 10th में हम लोग कभी ऐसे फंसते ही नहीं। सबने सेम काम करा, सेम तरीके से सवाल करे और उनके सेम तरह के नंबर आ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होगा कि सेम क्वेश्चन को देखने का पर्सपेक्टिव 10 लोगों का, अगर हम लोग 10 लोगों को बिठा देंगे तो 10 के 10 का डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। तो नोटिस कैसे करना है, हमने ये देखना शुरू करा कि ए और डी पर डायरेक्टली आने के नहीं करेंगे, सोचेंगे कि क्या बोला गया, वहां से पकड़ेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी, पर होता क्या है कि टर्म्स देख के याद रखना ये बात। क्वेश्चन देख के कभी भी बिल्कुल सवाल को देख के, उसके नए फॉर्मेट को देख के हिम्मत नहीं छोड़ते। सारी गलती एक्चुअली सारी आईआईटी की प्रिपरेशन में एग्जैक्टली ये है कि एक बच्चा जस्ट टर्म देख के घबरा जाता है। तो हमने वो नहीं करना। सवाल को पढ़ो और उसका रोड मैप बनाओ कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा कंप्लीट हो। कभी भी वरिड नहीं होते। देखो लोग, सारे बच्चे पूरी आईआईटी की तैयारी के समय गलती क्या करते हैं कि वो नोन पैटर्न्स के चक्कर में खराब हो जाते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो कि हमें एग्जाम में अननोन पैटर्न का सवाल आएगा, पर उसकी थ्योरी जो होगी वो हमारे नोन पैटर्न की होगी। तो हमने क्या समझना है, मेन लॉजिक। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अगर ये तीनों दिया गया कि एपी में है तो शो दैट आइदर एबीसी आर इन एपी और दिस। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर एबीसी, अगर ये 3 नंबर्स अगर एपी में हैं, मतलब सिंपल सी बात कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम होगा, तो हमें सिंपली वो टर्म बनानी चाहिए थी बिना कन्फ्यूजन में आए। अब हमें क्लियरिटी थी कि इसके बाद हमें बेटर रूट बताया गया था कि सिंपली अब इसको अगर नोटिस करो तो वी कुड हैव एक्चुअली जज दिस पैटर्न इन अ बेटर मैनर। कैसे? हमें क्लियरिटी थी कि अगर नोटिस करो तो ये b² था और यहाँ पे a² था। तो हमें ये लिखने से पहले देखना चाहिए था कि सिंपली ये b² माइनस a² बन जाएगा। ये b² a, ये a² b, तो उसमें से ab कॉमन और अंदर b माइनस a। बिल्कुल ऐसे ही उस तरफ c² a माइनस b² a, तो a कॉमन c² माइनस b² प्लस c² b माइनस b² c।
उन दोनों में से सी बी कॉमन, अंदर आ गया सी माइनस बी, ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। तो सिंपली अब हमें देखा कि बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कॉमन ले लो, अंदर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उधर भी यही सी माइनस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इधर ले आओ। हमें क्लैरिटी है कि इसको कैंसिल नहीं करते, क्या करते हैं, सिंपली इस टर्म को इधर ले आते हैं और दो केसेस बनाते हैं, आइदर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये बना अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो इसको डील करना एक्चुअली कितना सिंपल था, पर देखने में शुरू में क्वेश्चन कितना ऑकवर्ड लग रहा था। अब ऐसे ही सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन लॉजिक एक्चुअली जो डिस्कशन का था वो हमने कर लिया। अब बिल्कुल सेम पैटर्न का इजी सा क्वेश्चन अब ये वाला कर दो। हमें कहा गया कि ये अगर किसी एपी की ए और बी के बीच की सिंगल एएम हो, तो अब हमें क्या कहा गया कि सिंपली अगर ये किसी एपी सिंपली ए और बी के बीच का अगर ये सिंगल एएम अगर हमें चाहिए, तो सिंगल एएम एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, मतलब इस टर्म और इस टर्म को सेम होना चाहिए। तो अब क्या करें, डायरेक्टली देख के अभी हम कुछ कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो एक्चुअली बिना डरे सिंपली इसको अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टाइम्स ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स बी की पावर n प्लस 1, ये बराबर आ रहा है सिंपली ए प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसको नोटिस करो, यहाँ से a इंटू ए की पावर n, ए की पावर n प्लस 1, यहाँ से b की पावर n प्लस 1, तो एक तो a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 सिंपली कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, और इधर बचेगा a इंटू बी की पावर n, मतलब a की पावर n इंटू बी प्लस b की पावर n इंटू, मल्टीप्लाई करने पे सिंपली ये बच गया। अब क्या करें, अब क्यों ना सारी a की जो बड़ी पावर्स हैं उनको एक साथ कर लें, b की जो बड़ी पावर्स हैं उनको एक साथ कर लें। तो अगर इस टर्म को इधर लें, तो इधर लाते ही हमें दिखता है कि इन दोनों में से a की पावर n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी, और बिल्कुल सेम लॉजिक पे अगर इसको उधर लेके जाएं और b की पावर n कॉमन ले लें, तो उधर भी आ गया a माइनस बी। तो अब a इक्वल टू b नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं है, इसलिए कैंसिल हो सकता है। तो वहाँ से a की पावर n बराबर है b की पावर n के, तो हमें दिखता है कि दो अलग अलग पावर्स के होने पे अगर आंसर अगर सेम अगर आ रहा है नंबर्स का, तो 2 की पावर n अगर 3 की पावर n के बराबर है, तो हमें क्लैरिटी है कि उसका मतलब जो n है वो 0 है। तो सवाल का जो आंसर था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 था। तो वैसे अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे देख ही पा रहे थे कि n को 0 ले लो तो सेम आ जाएगा, पर अगर नहीं होता ऑब्जेक्टिव तो हमें ऐसे बोलना आना चाहिए। अब आगे हम लोग बिल्कुल सेम तरह का सवाल कोई जीपी में भी करेंगे, तो उसके लिए पहले हमारी इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली ऐसे बोलना चाहिए था। तो अगर नहीं बोला तो हम प्रोसेस को लिखने से घबरा गए, तो उसके लिए वरिड ना हो, यहाँ पॉज करो, अपने हाथ से अभी भी लिख के देखो कि अब बोल पाओगे इसको ऐसे, तो हमारी तब भी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो, हमें कहा गया कि प्रूव कर दो कि अगर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम NAMs इंसर्ट करें, तो उन NAMs का जो सम होगा वो n टाइम्स द सिंगल AM होगा। तो एक्चुअली क्या कहा गया कि मान लो दो नंबर्स हैं A और B, तो उनके बीच में हम लोगों ने NAMs मान लो इंसर्ट करे, तो हमें कहा गया कि प्रूव कर दो कि A1 से लेके AN जो है वो n टाइम्स द सिंगल AM है, मतलब n टाइम्स ऑफ A प्लस बी बाई 2 है। ये हमने प्रूव करना है। तो एक्चुअली ये हमें आना चाहिए ओरली, इट इज़ सो सिंपल। हमें दिखता है कि जो A1 से लेके AN है, जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये कि हमें दिखता है कि ये खुद एक AP है। AP कितने टर्म्स की, n टर्म्स की, तो एक n टर्म्स की AP का सम क्या बनता, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब हमें दिखता है कि जो फर्स्ट टर्म A1 है और जो लास्ट टर्म AN है, जो A1 है प्लस AN है, आर वी एबल टू सी कि वो एक्चुअली एक AP की सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म है, और A1 प्लस AN ओरली किसके बराबर होगा, A प्लस बी के। तो यहाँ पे A प्लस बी आ गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो दिस इज इक्वल टू RHS, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इट वॉज सो सिंपल और हमसे ईजिली होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी कि हमें देख के लगता कि पता नहीं क्या पूछा, पर एक्चुअली काम बहुत सिंपल था। हमें कहा गया कि NAMs आर इंसर्टेड बिटवीन x एंड 2y एंड देन बिटवीन 2x एंड y। तो एक x और 2y के बीच में NAMs इंसर्ट करें, अलग से करें 2x और y के बीच में, और दिया गया कि दोनों का जो आरिथ मीन है वो सेम है।
तो हमें क्या करना चाहिए था, दोनों का आरथ मीन निकालना चाहिए था। x और 2y के बीच में हमने NAMs इंसर्ट करे, तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता, हमें दिखता है 2n, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n+2 थी, तो सिंपली दिस माइनस दिस अपॉन n+1 कर देंगे, d इजिली हम निकाल सकते थे। इस AP का कॉमन डिफरेंस निकाला, तो जो आरथ मीन है वो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस RD, तो सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस R इंटू डी करा, तो ये आ गया हमारे पास इसका आरथ मीन। बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसका दूसरे वाली AP ली, AM ली, उसमें B1 से लेके BN तक टर्म्स मानी, उसका भी D निकाला, तो उसका भी आरथ मीन सिंपली क्या बन जाता, फर्स्ट टर्म सिंपली 2x प्लस R इंटू कॉमन डिफरेंस, जो कि इस केस में ये बना। हमें दिया गया कि दोनों बराबर हैं, तो हमने कोई ट्रिक नहीं अप्लाई करी इस क्वेश्चन में, सिंपली इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में इक्वेट कर दिया, कोई ट्रिक नहीं। अब दिखता है 2x माइनस x हो गया, इस टर्म को उधर ले जाओ तो 2y माइनस y आ जाता, माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x माइनस x प्लस वाई r इंटू n+1, ये बनी टर्म रीअरेंज करते ही। और अब दिखता है कि टर्म कितनी सिंपल हो गई। अब अगर इस x को नीचे डिवाइड कर दें और इन टर्म्स को इधर ले जाएं, तो ये बनता है x अपॉन x विच इज़ 1, y अपॉन x विच इज़ y अपॉन x, वही हमें चाहिए, तो ये बन गई टर्म। अब 1 को इधर ले गया तो y अपॉन x कितना बन गया, n+1 माइनस r अपॉन r। इसका रेसिप्रोकल हमारा आंसर है। क्या पूछा गया था, x अपॉन y विच इज़ r अपॉन n+1 माइनस r, ये हमारा फाइनल आंसर था। तो देखो इस क्वेश्चन में टास्क क्या था, एग्जीक्यूशन, टर्म को लिखना, उसको देख के पैनिक नहीं होना, तो कभी पैनिक नहीं होते, बेसिक थ्योरी हमें नोन है, उसी की मैनिपुलेशन है जो कि मेन टास्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने सिंपल सा नया नाम देखा, दैट इज अरिथमेटिक मीन, और उस पर क्वेश्चंस फेस करे। तो एक्चुअली दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी कुछ स्पेशल बात नहीं, कोई हाई फाई लॉजिक नहीं, पर जो पॉइंट करा इसको भी अब ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस में एक्चुअली अप्लाई करना। तो ये है पूरी AP की कंप्लीट स्टोरी। हमने AP में AP की जर्नल अंडरस्टैंडिंग, उसका सम ऑफ एन टर्म्स वगैरह तो पहले भी करा होता था 10th में, और AP क्या होता है वो सेंस हमने बनाया था। पर अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय हमने ये बात ज़रूर रियलाइज़ करी होगी कि उसी बात में जो हम पहले से जानते हैं एक्चुअली कितने सारे हिडन मैसेजेस होते हैं। तो क्लास में अभी साथ में काम करने का पर्पस एक्चुअली वो हिडन मैसेजेस पकड़ना है। क्वेश्चंस तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मली किसी भी बुक में से देख सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझो कि इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को हम तेज़ कैसे करेंगे, दैट इज़ द लॉजिक। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इज़ नॉट द मेन लॉजिक, वो तो क्लियर है, हमें कहीं से भी मिल जाएंगे। तो चलो, जो आज वाली क्लास में काम करा, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो GP उसके बाद AP आ जाने के बाद GP पे हमारा होल्ड बहुत ईजिली बन जाता है, कोई बड़ी स्ट्रगल नहीं है। तो उसके बाद फिर कंबाइंड क्वेश्चंस फेस करेंगे कि एक्चुअली इस टॉपिक में मिक्स क्वेश्चंस कैसे क्या आते हैं। तो चलो, बस पूरे कॉन्फिडेंस से जो करा उसमें कहीं भी ब्लॉक होते हो तो उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको नोटिस करो। अब ऐसे ही अगला सवाल करो।